FST7 एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे दुनिया का हर जिम जाने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है, चाहे वह कहीं भी रहता हो। और हर कोई जानता है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रो क्रिएटर हेनी रैम्बोर्ड द्वारा बनाया गया है। हेनी के अनुसार FST7 इतना इफेक्टिव है कि उनके कई क्लाइंट इसकी बदौलत मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर विजय पाने में सफल हुए हैं। हेनी रैम्बोर्ड का कहना है कि FST7 वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे मैंने बहुत सालों की रिसर्च और कई क्लाइंट के साथ लंबे एक्सपीरियंस के बाद क्रिएट किया है। FST का मतलब है फाशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग और 7 का मतलब है 7 सेट। मेरे कई क्लाइंट ओवरऑल ग्रोथ के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उपयोग करते हैं और ये स्टबर्न बॉडी पार्ट पर बहुत इफेक्टिव है जो किसी और तकनीक से नहीं बढ़ रही थी। FST7 उन जिद्दी मांसपेशियों को बढ़ाने में बहुत सफल साबित होता है। ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप का फाशिया पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ डी फाशिया बॉडी बिल्डरों के रास्ते में रुकावट बनता है, इसलिए हमें सिर्फ डी फाशिया पर ही फोकस करना चाहिए। ये एक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी मसल्स, बोन्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स पर एक लिफाफे की तरह लिपटा रहता है। डी फाशिया हाई डेंसिटी वाले कोलेजन फाइबर से बना होता है और इसलिए बहुत मजबूत होता है। अगर आपके फाशिया में इलास्टिन फाइबर की अधिक मात्रा है तो आपके डी फाशिया में अधिक एक्सटेंसिबिलिटी और रेसिलेंसी यानी लोच होगी। सरल शब्दों में कहें, हम में से कुछ लोगों का फाशिया मोटा और सख्त होता है और कुछ लोगों का फाशिया पतला और नरम होता है। मोटी और सख्त फाशिया वाली मसल्स कम ग्रो होती हैं क्योंकि मोटा और सख्त फाशिया उन्हें बांधे रखता है, जबकि पतले और नरम फाशिया वाले मसल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यदि हमें पतले और नरम फाशिया वाले बॉडी बिल्डरों की उदाहरण देनी हो तो रॉनी कोलमन और फिल हीथ सबसे आगे होंगे। उनका फाशिया बहुत पतला है और यही बड़ा कारण है कि उनकी मांसपेशियां कम टाइम में ज्यादा ग्रो कर गईं। और एक बात और आप जानते ही होंगे कि दोनों हस्तियों ने 8-8 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि औसत बॉडी बिल्डरों के पास रॉनी और फिल हीथ जैसे चैंपियंस की तुलना में अधिक मोटा फाशिया होता है। मोटा फाशिया उनकी मांसपेशियों को अपनी जगह पर बांधे रखता है और उन्हें बहुत बड़ा होने से रोकता है। कई बॉडी बिल्डर अपनी मांसपेशियों को जबरदस्ती से फैलाने के लिए उनमें सिंथोल जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल तक करना शुरू कर देते हैं। यकीन मानिए ये किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। ये हमारे शरीर के लिए अनजान पदार्थ हैं, इसलिए हमारा शरीर ये समझ ही नहीं पाता कि इसका क्या किया जाए। इस तरह से ये पदार्थ मांसपेशियों के भीतर ही सड़ने लगते हैं और पूरी मांसपेशियों को ही खत्म कर सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं फाशिया को खींचने और फैलाने के महत्व को पहचानने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूं। बहुत पहले जॉन पारिलो और हाल ही में डेंटे टूडेल, जो कि DC ट्रेनिंग प्रोग्राम से प्रसिद्ध हुए, ने भी फाशिया को बड़ा करने के लिए अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में विशेष रूप से अग्रेसिव स्ट्रेचिंग को शामिल किया था। लेकिन मांसपेशियों को खींचकर फाशिया को खींचने की ये तकनीक पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि आप इस तरह से फाशिया को बाहर से ज्यादा नहीं खींच सकते। आपको फाशिया को अंदर से फैलाना होगा। FST7 ट्रेनिंग प्रोग्राम आपकी मांसपेशियों को आम से अधिक पंप करता है, जिससे आपकी मांसपेशियां फूल जाती हैं और इस तरह आपकी मांसपेशियों में के अंदर जो फाशिया है वो भी अंदर से बाहर की ओर फूलने लगता है। इस तरह आपका फाशिया धीरे धीरे फैलता है और बड़ा होता जाता है, जिससे आपकी मांसपेशियों को बढ़ने के लिए जगह मिलती है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि FST7 का मतलब सिर्फ हल्के वजन से अपनी मांसपेशियों को पंप करना नहीं है। अपनी मांसपेशियों में भारी पंप पैदा करना FST7 का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि मेरा मानना है मांसपेशियों को बड़ा करने के लिए मांसपेशियों को मजबूत करना भी जरूरी है, और मांसपेशियां मजबूत करने के लिए आपको भारी वजन उठाना होगा। भारी वजन आपकी मांसपेशियों में मोटाई और घनत्व पैदा करता है, लेकिन भारी वजन आपकी मांसपेशियों को गोल भरा हुआ रूप नहीं देता है।
लेकिन यदि आप हमेशा हल्के वजन से मांसपेशियों को पंप करते रहेंगे तो आपकी मांसपेशियों में राउंडनेस तो मिलेगी, लेकिन आप कभी भी 22 इंच की बाइसेप्स नहीं बना पाएंगे। हैवी वेट आपके मसल में थिकनेस और डेंसिटी पैदा करता है, इसलिए आपको हर एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ और पंप दोनों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं आपको बाइसेप्स की एक्सरसाइज का एक उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले अल्टरनेट डंबल कर्ल 3 से 4 सेट 8 से 12 तक रेप्स, मशीन प्रीचर कर्ल 3 सेट 8 से 12 रेप्स, इजी बार कर्ल 7 सेट और 8 से 12 रेप्स। सेटों के बीच में केवल 30 से 45 सेकंड का आराम। मैं आमतौर पर बहुत ज्यादा रेप्स का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता क्योंकि इससे सेट बहुत लंबा हो जाता है, आपकी मांसपेशियों पर ज्यादा थकान आ जाती है और मसल को पूरा पंप होने से पहले आपको सेट खत्म करना पड़ जाता है। ना ही मैं 8 रेप्स से कम करना पसंद करता हूं, क्योंकि 8 रेप्स से कम का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा वजन उठा रहे हो, जो आपकी फॉर्म को बिगाड़ देता है। लोड को आपकी टारगेट मसल से हटाकर आसपास की मसल पर डाल देता है और आपकी टारगेट मसल को एक्सरसाइज का पूरा लाभ नहीं मिलता। चलिए अब आते हैं 7 स्पेशल सेट पर। इन सेटों के दौरान आपको अपनी टारगेट मसल को एक गुब्बारा मानना है और इन 7 सेटों में जितना संभव हो उस गुब्बारे को हवा से नहीं बल्कि खून से फुलाना है। इन 7 सेटों के दौरान आपको जितना संभव हो सके कम आराम करना है। आपकी मांसपेशियां जितना अधिक पंप उत्पन्न करेंगी, आपकी मांसपेशियों का फाशिया उतना ही अधिक खिंचेगा और फैलेगा, जिससे मांसपेशियों को बड़ी होने में मदद मिलेगी। मुझे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हम इन 7 सेटों के दौरान वजन कम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप थकान के कारण अपनी तकनीक को सही नहीं रख पा रहे हो तो आप वजन कम भी कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक सख्त तकनीक है। इस तकनीक से अपने बड़े मसल ग्रुप को हफ्ते में एक बार से ज्यादा ट्रेन ना करें। एग्जाम्पल के लिए आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियनशिप की तैयारी करते समय फिल हीथ ने अपनी चेस्ट और बैक को हफ्ते में 2-2 बार ट्रेनिंग करना था, लेकिन फिल ने चेस्ट और बैक को ट्रेन करने के लिए FST7 तकनीक का इस्तेमाल कर लिया और उनकी चेस्ट और बैक इतनी थक गई कि वह हफ्ते में एक बार ही अपनी चेस्ट और बैक को ट्रेन कर पाए। हालांकि बॉडी के छोटे मसल जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और काब्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन किया जा सकता है और ऐसा किया भी जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके फाशिया में खिंचाव की संभावना दुगनी हो जाती है। और ध्यान दीजिए कि आमतौर पर आर्म्स और काव्स का फेशिया या फाशिया काफी कठोर होता है, इसलिए ये आसानी से नहीं फूलता। तो चलिए आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। डे 1 बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स काव्स, Day 2 legs, Day 3 off, Day 4 chest and triceps, Day 5 back and calves, Day 6 shoulder and biceps, Day 7 off। तो इस तरह से आप अपने बाइसेप, ट्राइसेप्स और काव्स को बहुत जल्द बड़ा करने में कामयाब हो सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये 7 सेट के लिए कौन सी एक्सरसाइज सबसे इफेक्टिव होती है। कुछ एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज की तुलना में 7 सेट के लिए ज्यादा असरदार और इफेक्टिव होती हैं। स्क्वाट और डेडलिफ्ट जैसे कंपाउंड फ्री वेट मूवमेंट 7 सेट के लिए बुरी पसंद होते हैं और इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि इन एक्सरसाइज में एक से अधिक मसल का उपयोग होता है, लेकिन 7 सेट में हमें केवल एक मसल पर ध्यान केंद्रित करना होता है, क्योंकि एक मसल को ज्यादा पंप किया जा सकता है। अगर हम 2 मसल को एक साथ पंप करने की कोशिश करते हैं तो ब्लड दोनों मसल के बीच बंट जाएगा और कोई भी मसल पूरी तरह से पंप नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें 7 सेट में केवल आइसोलेटेड मूवमेंट का प्रयोग करना चाहिए। 7 सेट के लिए फ्री वेट की तुलना में मशीन ज्यादा इफेक्टिव साबित होती है, क्योंकि मशीन का इस्तेमाल करने से आपके लिए सिर्फ एक मसल पर फोकस करना आसान हो जाता है। इससे आपको एक्सरसाइज के बीच वजन बढ़ाना या घटाना भी आसान हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि मुझे अपने 7 सेट कब करने चाहिए।
तो इन खास 7 सेटों को करने का भी एक खास टाइम होता है। आपको हर मसल ग्रुप के लिए बाकी सभी एक्सरसाइज लगाने के बाद यानी बिल्कुल आखिर में ये 7 सेट लगाने हैं, क्योंकि अगर आप पहले इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो आप दूसरी सभी एक्सरसाइज में भारी वजन नहीं उठा पाएंगे, और भारी वजन उठाए बिना मसल को बड़ा और मजबूत बनाना संभव नहीं है। इसलिए पहले एक्सरसाइज में सही तकनीक के साथ भारी से भारी वजन उठाएं, अपनी स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाते रहें। जब आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी तो आप आखिरी 7 सेट में भी पहले की तुलना में थोड़ा भारी वजन उठाने में कामयाब होंगे, तो आपकी मसल्स में ज्यादा पंप पैदा होगा, जिससे आपके मसल के फाशिया में और ज्यादा खिंचाव आएगा और आपकी मसल ज्यादा तेजी से और ज्यादा बड़ी ग्रोथ हासिल कर पाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आप हैनी रैमबोर्ड के FST7 ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा साइंटिफिक स्टाइल में समझ गए होंगे। वीडियो लाइक करने के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।